ठीक है, हो गया। चलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बीएससी बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास हमने यहाँ पर स्टार्ट की है। फर्स्ट यूनिट हम लेकर के आए थे। यूनिट फर्स्ट टेरिडोफाइटा से रिलेटेड है, जिसमें टेरिडोफाइटा को फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कहा गया है, प्रथम संवहनी पादप कहा गया है। टेरिडोफाइटा पादप समूह के अंतर्गत आने वाले जितने भी पादप सदस्य हैं, इन्हें वनस्पति विज्ञान के अंदर और किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। कुछ महत्वपूर्ण जो लक्षण हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हुए चल रहे थे कि किस प्रकार की प्रकृति या किस प्रकार का स्वभाव टेरिडोफाइट्स का देखा जाता है, किस प्रकार के आवास में ये पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स की मुख्य प्रावस्था किस प्रकार की होती है, बीजाणुद्भिद होती है या युग्मकोद्भिद होती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी पादप सदस्य होंगे उनकी मुख्य प्रावस्था होती है बीजाणुद्भिद, जो द्विगुणित होती है एवं जड़ तना पत्ती में विभेदित होती है। ठीक है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पादप सदस्य होते हैं, इनके अंदर जड़ें किस प्रकार की होती है, पर्ण किस प्रकार की होती है और तना किस प्रकार का होता है, उसको लेकर के अपन डिस्कस कर रहे थे। जड़ों के बारे में देखते हैं तो जड़ों के बारे में हमने पढ़ा है कि टेरिडोफाइटा पादप सदस्यों के अंदर प्रारंभिक जड़ें जो है जो विकसित होती है वो कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, और उसी से आगे जाकर के इन टेरिडोफाइट्स के अंदर अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिटियस रूट का निर्माण होता है। अपस्थानिक जड़ें जो पादप के निचले भूमिगत भागों से विकसित होती है, पतली रेशेदार धागेनुमा संरचनाओं के रूप में विकसित होती है। इन संरचनाओं को या इन जड़ों को कहा जाता है अपस्थानिक जड़ें। तो सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि टेरिडोफाइट्स पादप सदस्यों के अंदर जो जड़ें पाई जाती है वो अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। दूसरे नंबर पर हमने डिस्कस किया था कि टेरिडोफाइटा के अंदर तना जो है वो किस प्रकार का होता है। तो टेरिडोफाइटा पादप सदस्यों के अंदर तना ऊर्ध्व एवं शाखित होता है। मोस्टली यदि अगर अपन बात करें तो ऊर्ध्व एवं कैसा होता है, शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है, शाखाएं विकसित होती है। इसके मुख्य तने को जो है फ्रोंड के नाम से जाना जाता है। यदि अगर हम इसके मुख्य तने या मुख्य अक्ष की बात करें तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, फ्रोंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तने को लेकर के तने पर ही जो है पत्तियां लगी हुई रहती है। तने की यदि अगर अपन बात करें कि तने से शाखाएं जो है वो किस प्रकार से विकसित होती है, तो एक महत्वपूर्ण लक्षण यदि अगर देखा जाए तो टेरिडोफाइटा के अंदर जो तने से विकसित होने वाली कक्षीय कलिकाएं होती है, एक्सिलरी जो बड होती है, इन एक्सिलरी बड से आगे जाकर के नई शाखाओं का निर्माण नहीं होता है। देखा होगा आपने, इधर की तरफ देखिए, तने को लेकर के अपन डिस्कस कर रहे थे टेरिडोफाइटा के अंदर। टेरिडोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर तना जो है वो किस प्रकार का होता है। तो टेरिडोफाइटा के अंदर तना जो है ये होता है ऊर्ध्व एवं शाखित, ऊर्ध्व एवं शाखित होता है। शाखित मतलब ब्रांच्ड होता है। अब ये आपके पास में कोई तना है और इस तने पर ये पर्व संधि है, और पर्व संधि से यदि अगर यहाँ पर कोई पर्ण विकसित हो रही है, जैसा कि उच्च वर्गीय पौधों के अंदर देखा होगा आपने जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म के अंदर ये पर्ण है, और इसी पर्ण के पास में एक और छोटी कक्षीय कलिका जो है वो विकसित होती है। इसे कहा जाता है एक्सिलरी बड्स। एक्सिलरी बड इसे कहा जाता है, कक्षीय कलिका इसे कहा जाता है, जो केवल उच्च वर्गीय पादपों के अंदर विकसित होती है।
और इसी कक्षीय कलिका से आगे जाकर के किसका निर्माण हो जाएगा? नई शाखा का निर्माण हो जाता है। तो कक्षीय कलिका से नई शाखा का निर्माण, यह गुणधर्म केवल किसके अंदर देखा जाता है? स्पर्मेटोफाइट पादपों के अंदर देखा जाता है। स्पर्मेटोफाइट जो उच्च वर्गीय पादप हैं, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म, उनके अंदर कक्षीय कलिका से किसका निर्माण होता है? नई शाखा का निर्माण होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर कक्षीय कलिका से नई शाखा का निर्माण नहीं होता है। ध्यान रखना है आपको, कक्षीय कलिका से नई शाखा का निर्माण नहीं होता है। निर्माण नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो आप कल की जो क्लास अपने ली थी, जहाँ पर हम साथ के साथ नोट्स भी तैयार कर रहे थे, तो उन्हीं नोट्स के अंतर्गत तो जो तना वाला जो टॉपिक हमने लिया था, उस तने वाले टॉपिक के अंदर ये वाली लाइन जो है वो आप एक और ऐड कर लीजिए कि टेरिडोफाइटा पादपों में तने से विकसित होने वाली जो कक्षीय कलिका होती है, उस कक्षीय कलिका से किसका निर्माण नहीं होता है? नई शाखा का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो जड़ एवं तना। अगली हम बात कर रहे थे कि इन टेरिडोफाइट्स के अंदर पर्ण जो है वो किस प्रकार की पाई जाती है। तो अगले लक्षण पर अपन पहुंचते हैं। टेरिडोफाइटा की सामान्य विशेषताएं हम पढ़ रहे थे, जड़, तना, एवं उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? पर्ण की। पर्ण, लीफ किस प्रकार की होती है टेरिडोफाइटा के अंदर? तो सामान्यतः टेरिडोफाइटा के अंदर किस प्रकार की पर्ण पाई जाती है? सरल एवं सल्की पर्ण पाई जाती है। किस प्रकार की पर्ण पाई जाती है? सरल एवं सल्की पर्ण पाई जाती है। सामान्यतः टेरिडोफाइटा में विन्यासित पर्ण दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कल लास्ट वाला टॉपिक कल की क्लास के अंदर यही था कि टेरिडोफाइटा के अंदर पर्ण जो है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक पर्ण होती है जिसे कहा जाता है लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण। और दूसरी होती है गुरु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? लघु बीजाणु पर्ण माइक्रो स्पोरोफिलस और गुरु बीजाणु पर्ण मैक्रो स्पोरोफिलस। दो प्रकार की पर्ण विकसित होती है। लघु बीजाणु पर्ण जिस तने पर विकसित होती है उनका तना जो है वो बड़ा होता है, तथा पर्ण कैसी होती है? पर्ण छोटी होती है। गुरु बीजाणु पर्ण जिस तने पर लगी हुई होती है उनका तना जो है वो कैसा होगा? छोटा होगा। और इनके अंदर विकसित होने वाली जो पर्ण जो है वो कैसी होगी? बड़ी होगी। लघु बीजाणु पर्ण जो है ये किस प्रकार की होती है? सरल प्रकार की होती है, सिंपल लीफ होती है। सिंपल लीफ होती है, सरल पर्ण होती है। और इनके अंदर, तने के अंदर जब लघु पर्ण विकसित होती है, लघु बीजाणु पर्ण विकसित होती है,
तो इन पर्ण के अंदर लीफ गैप जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लीफ गैप क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। लीफ गैप क्या होते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि लीफ गैप क्या होते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण के अंदर तना कैसा होगा, छोटा होगा, और पर्ण कैसी होगी, बड़ी होगी। इनके अंदर विकसित होने वाली ये जो पर्ण होती है ये सामान्यतः संयुक्त पिच्छाकार पर्ण होती है। कैसी पर्ण होगी, संयुक्त पिच्छाकार पर्ण। संयुक्त पिच्छाकार पर्ण इनके अंदर पाई जाती है। पिच्छाकार पर्ण, संयुक्त पिच्छाकार पर्ण आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जैसे आपने बबूल के अंदर देखी होगी, जिसमें ये मुख्य अक्ष और इससे विकसित होने वाली इस तरीके की पर्ण। यदि अगर पौधों के अंदर इस प्रकार की यदि अगर पर्ण पाई जाए तो इन पर्णों को कहा जाता है संयुक्त पिच्छाकार पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण जो है वो संयुक्त पिच्छाकार पर्ण होती है। और इन गुरु बीजाणु पर्ण के अंदर तने पर क्या उपस्थित होते हैं, लीफ गैप इनके अंदर उपस्थित होते हैं। लीफ गैप इनके अंदर उपस्थित होते हैं। तो दो प्रकार की पर्ण पाई जाती है, एक गुरु बीजाणु पर्ण और दूसरी गुरु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण जो है वो किसके अंदर देखी जा सकती है, तो लघु बीजाणु पर्ण का एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेजिनेला। सिलेजिनेला, इक्विसिटम, सिलेजिनेला इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, इनके अंदर लघु बीजाणु पर्ण विकसित होती है। और गुरु बीजाणु पर्ण किसके अंदर देखी जा सकती है, तो गुरु बीजाणु पर्ण देखी जा सकती है मार्सिलिया में। ये वंश हैं टेरिडोफाइटा के प्रमुख वंश, और इन वंश के अंतर्गत आने वाले जितने भी पादप सदस्य होते हैं उन सभी पादप सदस्यों के अंदर किन पर्ण को देखा जा सकता है, गुरु बीजाणु पर्ण एवं लघु बीजाणु पर्ण को देखा जा सकता है। ठीक है। अब लीफ गैप क्या होते हैं, लीफ गैप की अपन बात करें कि लीफ गैप जो है ये क्या होते हैं, तो देखो ये अपने पास में होता है तना, इस प्रकार का तना, और इस प्रकार के तने के अंदर ये पार्श्व में यहाँ से क्या विकसित हो रही है, शाखा विकसित हो रही है। ये तो हो गया आपके पास में स्टेम, स्टेम्स से पार्श्व में क्या निकली है, ये ब्रांच निकली है, शाखा निकली है। अब यदि अगर इस निकलने वाली शाखा के इस वाले भाग पर, यदि अगर निकलने वाली शाखा के इस वाले भाग पर इस प्रकार की कोई खांच या इस प्रकार का कोई गैप या कोई स्थान यदि अगर यहाँ पर देखा जाता है, इस प्रकार का कोई गैप या स्थान यहाँ पर देखा जाता है जो संवहनी ऊतक के संपर्क में रहता है, वेस्कुलर बंडल संवहनी ऊतक के संपर्क में रहता है, इसे यहाँ पर किस नाम से जाना जाएगा, इसे यहाँ पर कहा जाएगा लीफलेट, लीफलेट या लीफ गैप। ठीक है। और ये लीफ गैप जो है वो केवल कौन सी पर्ण के अंदर देखा जा सकता है, गुरु बीजाणु पर्ण के अंदर देखा जा सकता है। तना, तने से निकलने वाली शाखा या तने से निकलने वाली पर्ण, पार्श्व में विकसित होने वाली पर्ण, और उसके पार्श्व में यदि अगर संवहनी ऊतक से कनेक्टेड मिलते हुए रूप में यदि अगर कोई स्थान या कोई गैप या कोई गड्ढा पाया जाता है तो उसे यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, लीफ गैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये पर्ण हो गई लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण। टेरिडोफाइटा के अंदर जड़ तना पत्ती किस प्रकार की पाई जाती है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
कि टेरिडोफाइटा के अंदर अगला गुणधर्म, टेरिडोफाइट्स जो पौधे होते हैं इनके जड़ एवं तने वाले भाग में, जड़ एवं तने वाले भाग में संवहनी ऊतक या संवहनी बंडल पाए जाते हैं। संवहनी बंडल पाए जाते हैं। जो कि अपन ने कहा ही है टेरिडोफाइट्स को कि ये प्रथम संवहनी पादप है। संवहनी पादप मतलब इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, संवहनी ऊतक पाए जाएंगे, संवहनी बंडल पाए जाएंगे। कौन कौन से भाग के अंदर पाए जा सकते हैं, तो जड़ एवं तने वाले भाग के अंदर पाए जा सकते हैं। संवहनी ऊतक कौन कौन से होते हैं, तो इन टेरिडोफाइट्स के अंदर एक जाइलम तथा क्या उपस्थित होता है, फ्लोएम उपस्थित होता है। जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होता है। लेकिन इनके जाइलम में वाहिकाएं, इनके जाइलम में वाहिकाएं वेसल्स, वेसल्स यहां पर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। वेसल्स यहां पर क्या होगी, अनुपस्थित होगी, वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स, वाहिकाएं, वेसल्स, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेसे। इसी तरीके से फ्लोएम के अंदर भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं, स्लीव ट्यूब्स जिन्हें कहा जाता है, कंपोनियन सेल, सह कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेसे। तो 4 कोशिकाएं जाइलम के अंदर और 4 कोशिकाएं फ्लोएम के अंदर पाई जाती है। उनमें से जाइलम के अंदर वाहिकाएं टेरिडोफाइट्स पौधों के अंदर नहीं पाई जाती है, और फ्लोएम में से सह कोशिकाएं, सह कोशिकाएं, कंपोनियन सेल, कंपोनियन सेल, ये टेरिडोफाइट्स पादप सदस्यों के अंदर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं, संवहनी बंडल के रूप में उपस्थित होते हैं। लेकिन जाइलम के अंदर क्या अनुपस्थित होती है, वाहिकाएं वेसल्स अनुपस्थित होती है, और फ्लोएम के अंदर क्या अनुपस्थित होती है, सह कोशिकाएं कंपोनियन सेल इनके अंदर अनुपस्थित होती है। लेकिन कुछ जीवाश्मीय टेरिडोफाइट्स होते हैं, जीवाश्मीय टेरिडोफाइट्स, इन जीवाश्मीय टेरिडोफाइट्स के अंदर जाइलम में वाहिकाएं, जाइलम में वाहिकाएं एवं फ्लोएम में सह कोशिकाएं उपस्थित होती है, सह कोशिकाएं उपस्थित होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ जीवाश्मीय टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनके जाइलम में क्या पाई जाती है, वाहिकाएं पाई जाती है, और फ्लोएम के अंदर क्या उपस्थित होती है, सह कोशिकाएं कंपोनियन सेल उपस्थित होती है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, इन टेरिडोफाइट्स के अंदर नेक्स्ट अगला लक्षण है, टेरिडोफाइट्स में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। टेरिडोफाइट्स के अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ,
सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? देखिए, दो प्रकार की वृद्धि जो है वो पौधों के अंदर पाई जाती है। प्रेजेंट करते हैं। पादपों के अंदर दो प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। एक प्राथमिक वृद्धि, एक प्राथमिक वृद्धि जिसे प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है, और एक होती है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि जिसे कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राथमिक वृद्धि जब होती है तो प्राथमिक वृद्धि के दौरान पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। पादप की लंबाई में वृद्धि होती है, और यह प्राथमिक वृद्धि किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो प्राथमिक वृद्धि शीर्ष विभजोतक की उपस्थिति के कारण होती है। शीर्ष विभजोतक की उपस्थिति के कारण होती है। शीर्ष विभजोतक पादप का तना एवं जड़ वाला जो भाग होता है, उसका जो शीर्ष सबसे ऊपरी भाग होता है, चाहे वो जड़ का हो चाहे तने का हो, उसके शीर्ष भाग पर विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है। विभजोतकी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जो लगातार विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करता हुआ जाता है, जिससे नई कोशिकाओं के निर्मित होने से पादप भाग की लंबाई के अंदर वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो शीर्ष पर पाया जाने वाला जो विभजोतक होता है उसे कहा जाता है शीर्ष विभजोतक। शीर्ष विभजोतक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है और लगातार विभाजित होकर के पादप की लंबाई के अंदर वृद्धि करती हुई जाती है। यदि अगर पादप लंबाई में वृद्धि कर रहा है तो इसे कहा जाता है यहाँ पर प्राथमिक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि पूर्ण होने के पश्चात एक निश्चित आयु तक जो है वो पौधे के अंदर लंबाई के अंदर वृद्धि होती रहेगी, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात पौधे के अंदर धीरे धीरे द्वितीयक वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। द्वितीयक वृद्धि का मतलब ये होता है कि अब पादप की मोटाई में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। यदि अगर पौधे के अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है तो इसका मतलब पादप जो है वो मोटाई में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि यदि अगर मोटाई में वृद्धि कर रहा है तो पौधे के अंदर अभी वर्तमान में कौन सी वृद्धि हो रही है? द्वितीयक वृद्धि हो रही है। और द्वितीयक वृद्धि का जो मुख्य कारण होता है, मुख्य कारण यह होता है एधा का निर्माण। एधा जिसे कहा जाता है कैम्बियम, एधा का निर्माण। यदि अगर पौधों के अंदर जड़ एवं तना और जड़ एवं तने के जड़ एवं तना और जड़ एवं तने के संवहनी क्षेत्रों में किसका निर्माण हो जाए? एधा का निर्माण हो जाए। किसका निर्माण हो जाए? एधा का निर्माण हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि पादप भाग की मोटाई के अंदर लगातार क्या होती रहेगी? वृद्धि होती रहेगी, और पौधा जो है वो किसको प्रदर्शित करेगा? द्वितीयक वृद्धि को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, एनाटॉमी आपने देखी होगी। जैसे अपन देखेंगे टेरिडोफाइट्स के कुछ पादप सदस्य हैं, उनकी आंतरिक आकारिकी संरचना एनाटॉमी का यहाँ पर क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। और बेसिकली आपने पिछली क्लासों के अंदर जड़ तना पत्ती में आंतरिक आकारिकी संरचना का अध्ययन किया होगा। जड़ की आंतरिक संरचना का अध्ययन, तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन। जिस तरीके से ये आपके पास में क्या है? पादप का तना वाला भाग है, और इस तने वाले भाग का यदि अगर हम एक छोटा सा क्षेत्र, यदि अगर हम इसकी एक टीएस ले लेते हैं, अनुप्रस्थ काट ले लेते हैं, और अनुप्रस्थ काट का यदि अगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया जाता है, तो सबसे बाहर की ओर इस अनुप्रस्थ काट के अंदर
सबसे बाहर की ओर आपको क्या दिखाई देगी? एपिडर्मिस, अधिचर्म दिखाई देती है। इस अधिचर्म से नीचे की ओर दूसरे नंबर का जो स्तर उपस्थित होगा यह आपके पास में होगा कॉर्टेक्स वल्कुट। इस वल्कुट से नीचे की ओर उपस्थित होगा तीसरे नंबर का स्तर, जिसे कहा जाएगा एंडोडर्मिस, अंतस्त्वचा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से नीचे की ओर अगला जो क्षेत्र है ये उपस्थित होगा परिरंभ, जिसे अपन बोलेंगे पेरिसाइकल परिरंभ। बिल्कुल केंद्र में जो है वह उपस्थित होगा पिथ या मज्जा, पिथ या मज्जा। और इस पिथ या मज्जा के बाहर की ओर एवं परिरंभ से भीतर की ओर क्षेत्र उपस्थित होगा, जिसमें बाहर की ओर उपस्थित होगा फ्लोएम और अंदर की ओर उपस्थित होगा जाइलम। फ्लोएम और जाइलम, संवहनी ऊतक। इस जाइलम और फ्लोएम, इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में, दोनों के बीच में एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होगा। विभाजनशील संरचना का क्या होगा? निर्माण होगा। और इसी संरचना को यहाँ पर कहा जाएगा एधा कैम्बियम। इस एधा के निर्मित होने से ध्यान रखना है, जब जाइलम और फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम के बीच यदि अगर किसका निर्माण हो जाता है? एधा का निर्माण हो जाता है, तो एधा के निर्माण से लगातार भीतर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता जाता है। सेकेंडरी जाइलम, द्वितीयक जाइलम निर्मित होता हुआ जाता है और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता हुआ जाता है। और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के लगातार निर्मित होने से पादप भाग की मोटाई में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। और उसी वृद्धि को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पौधों के अंदर कितने प्रकार की वृद्धि पाई जाती है? 2 प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। कौन कौन सी वृद्धि पाई जाती है? एक प्राथमिक वृद्धि और एक द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि के दौरान पादप भाग की लंबाई में वृद्धि होती है और यह शीर्ष विभजक की उपस्थिति के कारण होती है। द्वितीयक वृद्धि के दौरान पादप भाग की मोटाई में वृद्धि होती है और इसका मुख्य कारण क्या होता है? एधा होता है, कैम्बियम का निर्माण होता है। एधा का निर्माण कहाँ पर होता है? तो संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम के बीच किसका निर्माण होता है? एधा का निर्माण होता है। एधा की कोशिकाएं जो है ये सक्रिय विभाजनशील होती है, सक्रिय विभाजनशील होती है और सक्रिय विभाजनशील होकर के भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण करती जाती है और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती हुई जाती है। द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम के बनने से मोटाई में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी और पौधे के अंदर द्वितीयक वृद्धि जो है वो प्रदर्शित होती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 प्रकार की वृद्धि जो है वो देखी जाती है। हम बात कर रहे थे टेरिडोफाइट्स के अंदर कि टेरिडोफाइट्स के अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। अब द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है तो हमने अभी रीजन पता किया है कि द्वितीयक वृद्धि कब पाई जाएगी? जब संवहनी बंडल के बीच क्या पाया जाए? जाइलम और फ्लोएम के बीच एधा की उपस्थिति हो। यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है तो इसका कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि इनमें संवहनी बंडलों के बीच किसका अभाव होता है? एधा का अभाव होता है। संवहनी बंडलों के बीच किसका अभाव होता है? एधा का अभाव होता है। ठीक है, एधा कैम्बियम का यहाँ पर क्या होता है?
अभाव होता है, इसलिए इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। ठीक है, जल्दी से नोट करें इन्हें। टेरिडोफाइट्स जड़ एवं तने वाले भाग में संवहनी ऊतक, संवहनी बंडल पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है। जाइलम में वाहिकाएं वेसल्स और फ्लोएम में सहकोशिकाएं कंपोनियन सेल, इनका अभाव होता है। लेकिन कुछ जीवाश्मीय क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं, जिनमें जाइलम में वाहिकाएं और फ्लोएम में क्या उपस्थित होती है, सहकोशिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट, टेरिडोफाइटा पादप सदस्यों में नाल तंत्र, रंभ तंत्र या नाल तंत्र इनके अंदर पाया जाता है। रंभ तंत्र, स्टील सिस्टम पाया जाता है। जैसे ठोस रंभ एवं नाल रंभ, प्रोटोस्टिल और सेफेनोस्टिल, ठोस रंभ एवं नाल रंभ, दो प्रकार के रंभ जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। रंभ तंत्र से रिलेटेड इसी फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके पास में एक टॉपिक है, तो रंभ तंत्र क्या होते हैं, ठीक है, ठोस रंभ क्या होते हैं, नाल रंभ क्या होते हैं, तो इसको लेकर के हम उसी टॉपिक के दौरान जो है वो पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी केवल पॉइंट के रूप में आप नोट कीजिए कि टेरिडोफाइट्स पादप सदस्यों में रंभ तंत्र स्टील सिस्टम पाया जाता है, जैसे ठोस रंभ एवं नाल रंभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन टेरिडोफाइट्स में बीजाणु पर्ण शीर्ष पर समूह में विकसित होती है। समूह में क्या होती है, विकसित होती है। इन बीजाणु पर्ण में बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। ये बीजाणुधानियां समूह में विकसित होती है। समूह में विकसित होती है, जिन्हें सोरस या सोराई कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं,
सोरस या सोराई कहते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के पादप सदस्यों को यदि अगर देखा जाए कि टेरिडोफाइट का पादप जो है, उस पादप के अंदर शीर्ष पर, तने के शीर्ष पर जो पत्तियां विकसित होती है, उन पत्तियों को किस नाम से जाना जाएगा? बीजाणु पर्ण के नाम से जाना जाएगा। इन बीजाणु पर्ण के अंदर किसका निर्माण होगा? बीजाणु धानियों का निर्माण होगा। ये बीजाणु धानियां जो है समूह में विकसित होगी, और समूह में विकसित होने वाली बीजाणु धानियों को क्या कहा जाएगा? सोरस या सोराई कहा जाएगा। ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स के अंदर विकसित होने वाली जो बीजाणु धानियां होती है, बीजाणु धानियां होती है, इन बीजाणु धानियों में बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाएं, स्पोर मदर सेल, बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। और इन बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे बीजाणु बनते हैं। और ये निर्मित होने वाले जो बीजाणु होते हैं, ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। बीजाणु दानियां, बीजाणु दानियों के अंदर क्या उपस्थित होंगी? बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होंगी। बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अंदर कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा? अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होगा। निर्मित होने वाले जो बीजाणु होते हैं, निर्मित होने वाले जो बीजाणु होते हैं, ये बीजाणु समबीजाणुक भी हो सकते हैं। समबीजाणुक भी हो सकते हैं, होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, तथा विषम बीजाणुक भी हो सकते हैं। विषम बीजाणुक भी हो सकते हैं, हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। यदि अगर टेरिडोफाइट्स के अंदर समबीजाणु निर्मित होते हैं, समान आकार के बीजाणु निर्मित होते हैं, समान आकार के बीजाणु यदि अगर इनके अंदर निर्मित होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है समबीजाणु को टेरिडोफाइट्स। समबीजाणु को टेरिडोफाइट्स। ठीक है। यदि टेरिडोफाइट्स के अंदर निर्मित होने वाली बीजाणु धानियां और उन बीजाणु धानियों के अंदर समान आकार के बीजाणु, समान आकार के बीजाणु यदि अगर निर्मित होते हैं, तो इन समान आकार के बीजाणुओं को कहा जाता है समबीजाणु, होमोस्पोरस। और इन्हें निर्मित करने वाले जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है समबीजाणु को टेरिडोफाइट्स। किसके अंदर देखी जा सकती है इस प्रकार की स्थिति को? तो इक्विसिटम में देखा जा सकता है। इक्विसिटम एवं लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एवं सिलेजिनेला। ठीक है। जिनके अंदर सम बीजाणु, समान आकार के बीजाणु निर्मित तो होंगे। लेकिन यदि अगर टेरिडोफाइट्स में यदि अगर दो भिन्न आकार वाले, भिन्न आकार वाले
आकार वाले बीजाणु निर्मित होते हैं, बीजाणु निर्मित होते हैं, तो इन्हें फिर कहा जाएगा विषम बीजाणु को टेरिडोफाइट्स। विषम बीजाणु को टेरिडोफाइट्स। दो भिन्न प्रकार के बीजाणु जो है वो इसके अंदर क्या होंगे, निर्मित तो होंगे। दो भिन्न प्रकार के बीजाणु कौन कौन से निर्मित होंगे? एक छोटे आकार के बीजाणु, छोटे आकार के बीजाणु जिन्हें कहा जाएगा लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर, और दूसरे बड़े आकार के बीजाणु, बड़े आकार के बीजाणु जिन्हें कहा जाएगा गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, मेगास्पोर, मेगास्पोर। ठीक है, तो ये बीजाणुधानी और बीजाणुधानी का परिवर्धन वगैरह जो है वो किस प्रकार का होगा, टेरिडोफाइट्स के अंदर किस प्रकार के बीजाणु बनेंगे, बीजाणुधानियाँ जो है वो किस प्रकार से निर्मित होती है, बीजाणुधानियों के अंदर बीजाणुओं का निर्माण कौन से विभाजन द्वारा होता है, निर्मित होने वाले जो बीजाणु होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, सम बीजाणु होते हैं या फिर विषम बीजाणु को होते हैं। तो उस आधार पर जो है हमने टेरिडोफाइट्स का यहाँ पर क्या किया है, डिवीजन किया है, विभाजन किया है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, टेरिडोफाइट्स का, नोट कीजिए इसे। क्लास तो चल रही है ना बॉस, चल रही ना रिकॉर्डिंग अभी तक? हो गया, नोट हो गया। चलिए, विषम बीजाणुता किसके अंदर देखी जा सकती है, एग्जाम्पल लिख सकते हो मार्सिलिया। विषम बीजाणुता किसके अंदर देखी जा सकती है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मार्सिलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। टेरिडोफाइट्स के अंदर बीजाणुधानियों का परिवर्धन कैसे होता है, इसको अच्छी तरीके से देखिए। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के अंदर क्या विकसित होती है, शीर्ष पर बीजाणु पर्ण विकसित होती है। इन्हीं बीजाणु पर्ण के अंदर समूह में क्या विकसित होगी, समूह में बीजाणु धानियाँ निर्मित होगी, बीजाणु धानियाँ निर्मित होगी। और इन्हीं बीजाणु धानियों के अंदर बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, अगुणित बीजाणु बनेंगे।
तो इन टेरिडोफाइट्स के अंदर बीजाणुओं का परिवर्धन, बीजाणुधानियों का परिवर्धन कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से बीजाणुधानियों का परिवर्धन होता है। टेरिडोफाइट्स के अंदर बीजाणुधानियों का परिवर्धन कितने तरीके से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है सुबीजाणुधानीय परिवर्धन, सुबीजाणुधानीय परिवर्धन, यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, सुबीजाणुधानीय परिवर्धन। और सेकंड होता है तनु बीजाणुधानीय परिवर्धन। तनु बीजाणुधानीय परिवर्धन, लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। ठीक है, 2 प्रकार का बीजाणुधानी परिवर्धन टेरिडोफाइट्स के अंदर देखा जाता है। अब ये 2 प्रकार का बीजाणुधानीय परिवर्धन कैसे होता है? यदि बीजाणुधानी का परिवर्धन, बीजाणुधानी का परिवर्धन किसी एक ही कोशिका से, किसी एक ही कोशिका से होता है, एक ही कोशिका से होता है, तो इसे यहाँ पर कहा जाता है, तो इसे यहाँ पर कहा जाता है तनु बीजाणुधानीय परिवर्धन। एक ही कोशिका से होता है तो इसे तनु बीजाणुधानीय परिवर्धन कहा जाता है। परिवर्धन कहा जाता है। ठीक है, लघु बीजाणुपर्ण, क्योंकि बीजाणुधानियों का परिवर्धन जो है वो किस पर हो रहा है? बीजाणुपर्ण से हो रहा है। अब बीजाणुपर्ण की कोई भी जो कोशिका होगी, उसी कोशिका के अंदर लगातार क्या होगा? विभाजन होगा, और उसी कोशिका के अंदर लगातार विभाजन से किसका निर्माण हो जाएगा? बीजाणुधानी का निर्माण हो जाएगा। अब यदि अगर उस बीजाणुधानी के निर्माण में केवल एक ही कोशिका भाग ले रही है, बीजाणुपर्ण, और उस बीजाणुपर्ण की किसी एक ही कोशिका से किसका निर्माण हो? बीजाणुधानी का निर्माण हो, तो इस प्रकार के परिवर्धन को कहा जाएगा तनु बीजाणुधानीय परिवर्धन। और यदि अगर बीजाणुधानी का परिवर्धन, यदि बीजाणुधानी का परिवर्धन अनेक कोशिकाओं से मिलकर होता है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर होता है, तो इसे यहाँ पर कहा जाता है सुबीजाणुधानीय परिवर्धन। सुबीजाणुधानीय परिवर्धन। ठीक है, ध्यान रखना है 2 प्रकार का परिवर्धन जो है बीजाणुधानियों का वो टेरिडोफाइटा के अंदर देखा जाता है। एक तनु बीजाणुधानीय परिवर्धन और दूसरा सुबीजाणुधानीय परिवर्धन।
सुबीजाणुधानीय परिवर्धन जो है वो किसके अंदर देखा जा सकता है? तो एग्जाम्पल आपके पास में हो जाएगा सिलेजिनेला, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, ठीक है। इनके अंदर निर्मित होने वाली जो बीजाणुधानी होगी उनका निर्माण किससे होगा? अनेक कोशिकाओं से होगा। और यदि अगर एक ही कोशिका से यदि अगर बीजाणुधानी का क्या होता है, परिवर्धन होता है, तो उसे कहा जाएगा तनु बीजाणुधानीय परिवर्धन। किसके अंदर देखा जा सकता है? मार्सिलिया के अंदर देखा जा सकता है। तो दो प्रकार के बीजाणुधानियों का परिवर्धन जो है वो यहाँ पर होगा, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। जनन की अपन बात कर लेते हैं कि टेरिडोफाइटा पादप सदस्यों के अंदर जनन किस प्रकार से संपन्न हो सकता है, कौन कौन सी विधियां जो है वो देखी जा सकती है। तो टेरिडोफाइटा के अंदर जनन, रिप्रोडक्शन, चूँकि आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स जो है इसका मुख्य पादप शरीर दो प्रकार की प्रावस्थाएं हैं। बीजाणुद्भिद प्रावस्था, जो कैसी होगी? द्विगुणित होगी। यह इसकी क्या कहलाएगी? मुख्य प्रावस्था कहलाती है। जो डोमिनेंट होती है, कैसी होती है? डोमिनेंट मतलब प्रभावी होती है। और दूसरी प्रावस्था होती है युग्मकोद्भिद प्रावस्था। जो अगुणित होती है और कैसी होती है? अप्रभावी होती है एवं स्वतंत्र होती है। अप्रभावी होती है एवं कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। इसकी बीजाणुद्भिद प्रावस्था वाला जो पादप शरीर होता है, इसके अंदर जनन की दो प्रकार की विधियां पाई जाती है। जनन कितनी प्रकार की विधियों द्वारा? दो प्रकार की विधियों द्वारा संपन्न होता है। दो प्रकार की विधियों द्वारा संपन्न होता है। एक इनके अंदर देखा जाता है कायिक जनन, और दूसरे नंबर पर इनके अंदर देखा जाता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले जो है वो कायिक जनन की विभिन्न प्रकार की विधियां इनके अंदर देखी जा सकती है। सबसे पहले कंद द्वारा बाय ट्यूबर, कंद द्वारा जड़ें और जड़ों के निचले भाग पर, जिस तरीके से ये कोई टेरिडोफाइट्स है और इसके नीचे की ओर ये मूल है, रूट वाला भाग है,
और इसी रूट वाले भाग पर जो है क्या विकसित होंगी, मोटी ग्रंथिल संरचनाएं विकसित होंगी। इस तरीके से यहाँ पर क्या विकसित हो जाएंगी, मोटी ग्रंथिल संरचनाएं जो है वो विकसित हो जाएगी। ठीक है, और इनको यहाँ पर कहा जाएगा ट्यूबर या फिर इन्हें कहा जाएगा कंद। जैसे आलू का कंद होता है, आलू क्या है, एक प्रकार का कंद है। ठीक है, तो ये मुख्य पादप भाग से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। मुख्य पादप भाग से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और अलग होकर के यहाँ पर किसका निर्माण कर देगी, नए प्लांट का यहाँ पर क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। ठीक है, तो पहली विधि है यहाँ पर किसके द्वारा, कंद के द्वारा। दूसरे नंबर की कौन सी विधि देखी जा सकती है, तो दूसरे नंबर पर इनके अंदर होती है अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। ब्रायोफाइटा जब पादप समूह आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो इस प्रकार की जनन की विधियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। अपस्थानिक शाखाएं क्या होती है, तो ये आपके पास में मुख्य तना है, मुख्य तने से यहाँ पर ये क्या विकसित हो रही है, मुख्य तने से यहाँ पर ये शाखाएं विकसित हो रही है, जिन पर क्या लगी हुई है, जिन पर पर्ण लगी हुई है, जिन पर पर्ण लगी हुई है। और इन्हीं शाखाओं के आधारी भाग से पार्श्व में इस प्रकार की क्या विकसित होती है, शाखाएं विकसित होती है, और इन्हीं शाखाओं को कहा जाता है अपस्थानिक शाखाएं। ये अपस्थानिक शाखाएं भी मुख्य पादप भाग से पृथक होकर के किसका निर्माण कर देती है, नए पादप का निर्माण कर देती है। तीसरे नंबर पर इनके अंदर होता है कायिक जनन की विधि, वो देखी जाएगी पत्र प्रकलिका द्वारा। पत्र प्रकलिका बाय बुलबिल, बाय बुलबिल। पत्र प्रकलिका क्या होती है, तो पत्र प्रकलिका आधारी जो पर्व संधियाँ होती है, इन आधारी पर्व संधियों से पार्श्व में बहुकोशिकीय क्या विकसित हो जाती है, मासल संरचना विकसित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, बुलबिल या पत्र प्रकलिका कहा जाता है, जो मुख्य पादप भाग से पृथक होकर के किसका निर्माण कर देती है, नए पादप का निर्माण कर देती है। तो ये यहाँ पर कायिक जनन की क्या है, विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं। अलैंगिक जनन जो है वो इनके अंदर एक ही विधि द्वारा देखा जाता है, बीजाणु निर्माण विधि द्वारा। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। और बीजाणुओं के द्वारा किस प्रकार होता है, तो वो अभी अपन ने डिस्कस किया है। दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक समबीजाणुक और दूसरा विषम बीजाणुक। समबीजाणुक और दूसरा विषम बीजाणुक, जो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। और ये समबीजाणु और विषम बीजाणु क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और अंकुरित होकर के किसका निर्माण करते हैं, नए पादप का निर्माण करते हैं। क्योंकि बीजाणु कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। बीजाणुद्भिद प्रावस्था कैसी है, द्विगुणित है। तो इनसे विकसित होने वाले जो नए पादप होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्रोथेलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोथेलस कहलाते हैं। डिस्कस करेंगे अभी क्लास के अंदर कि बीजाणुओं के अंकुरण से विकसित होने वाला जो नया पादप होता है वह क्या कहलाता है, प्रोथेलस कहलाता है। और प्रोथेलस जो है यह टेरिडोफाइट्स की कौन सी प्रावस्था को प्रदर्शित करता है, युग्म कोदबिद प्रावस्था, जो कैसी होती है, अगुणित होती है, उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कायिक जनन कंद द्वारा, अपस्थानिक शाखाओं द्वारा और पत्र प्रकलिका द्वारा, और अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा। तो बीजाणुद्विद प्रावस्था वाला जो पादप शरीर होता है उसके अंदर जनन की कितने प्रकार की विधियां पाई जाती है, दो प्रकार की विधियां पाई जाती है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट युग्मक उद्भिद प्रावस्था जो है, जो बीजाणुओं के अंकुरण से निर्मित हुई है। इस युग्मक उद्भिद प्रावस्था वाले पादप शरीर के अंदर लैंगिक जनन इनके अंदर देखा जाता है। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो जनन की 3 प्रकार की विधियां पाई जाती है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। बीजाणुद्वीप प्रावस्था के अंदर कायिक जनन और अलैंगिक जनन, और युग्मक उद्भिद प्रावस्था के अंदर कौन सा जनन? लैंगिक जनन। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस बीजाणुओं के अंकुरण से किस प्रकार से युग्मक उद्भिद प्रावस्था निर्मित होती है, युग्मक उद्भिद प्रावस्था वाला जो पादप शरीर होता है, इनके अंदर जनन संरचनाएं किस प्रकार से विकसित होती है, जनन संरचनाएं क्या होती है, जनन संरचनाओं से लैंगिक जनन जो है वो किस प्रकार से विकसित होता है, और लैंगिक जनन के दौरान फिर से नया बीजाणुद्भिद पादप जो है वो किस प्रकार से विकसित होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।